जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त ये आज हमारा मैथ का सेशन होने जा रहा है। काफ़ी गैप हो गए दोस्त, इस बीच हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया और इसी बीच हमने कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाया। इस शुभ अवसर को मनाते हुए कुछ गैप हो गए थे दोस्त, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब लगातार आपकी मैथ से और साइंस से संबंधित वीडियो आती रहेंगी दोस्त। चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने पिछले सेशन में आपको मैथ में क्या पढ़ाया था। और आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्त कि हमने पिछले सेशन में 6.2 प्रश्नावली कर रहे थे। उसमें हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। छठा क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन है उसे डिस्कस करना था। तो आइए चलिए चलते हैं, छठे क्वेश्चन को समझते हैं, प्रश्न को अच्छे पूर्वक समझते हैं। थोड़ा धैर्य रखिएगा, थोड़ा अच्छा बेहतर क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलते हैं। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं दोस्त आकृति इस प्रकार दिया हुआ है 6.33। इसमें बोल रहा है पी क्यू ए और आर एस दो दर्पण हैं और ये एक दूसरे को समानांतर रखा गया है। और बोला जा रहा है ये दोस्त कि एक लाइन है ए बी जो पी क्यू दर्पण पर आपतित हो रही है। आपतित किरण है, क्या है? आपतित किरण है। आपतित किरण का मतलब जो किसी भी दर्पण पर जो किरण आ रही हो उसे बोलते हैं। और यह क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। परावर्तित हो रही है तो आप देख सकते हैं बीसी के रूप में क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। और पुनः यह जो बीसी किरण है दोस्त, यह आर एस दर्पण पर जाती है और सी पॉइंट पर, सी बिंदु पर यह पुनः क्या होती है? परावर्तित होती है। और आप देख सकते हैं सी डी के रूप में यह क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है यह दोस्त कि जो पी क्यू और आर एस है वो समानांतर है। क्या है? समांतर है। लेकिन आपको सिद्ध करना है कि ए बी और यह सी डी, जो रेखा ए बी आपतित है और सी डी जो परावर्तित है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। क्या करना है? इसे सिद्ध करना है। तो आइए चलिए चलते हैं अपने बोर्ड पे। देखिएगा क्या कर रहा है। 6 क्वेश्चन है दोस्त। बोल रहा है कि आप देख सकते हैं ये पी क्यू है, पी क्यू और आर एस। थोड़ा धैर्य रखकर समझेंगे दोस्त, थोड़ा इसमें एक फिजिक्स का नियम है वो लगेगा और आप उसे जानते भी होंगे। नहीं जानते हैं तो अभी हम थोड़ा उसके बारे में बता देंगे आपको। एक आपतित किरण है इस प्रकार, यह पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और यहाँ से क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। परावर्तित जब हो रही है दोस्त तो यह जो आर एस दर्पण है इसके सी पॉइंट पर पड़ रही है और पुनः यहाँ से क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, ये इस प्रकार। और ये पॉइंट डी है। हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्त? देखिएगा हमें दिया हुआ है, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो ए बी लाइन है वो पैरेलल होगा सी डी के। किसके पैरेलल होगा? सी डी के। ये चीज़ सिद्ध करना है दोस्त। चलिए आपको इसमें एक फिजिक्स का नियम लगेगा दोस्त, वो आपको पहले बता देते हैं, ध्यान समझिएगा। प्रकाश चैप्टर में आप अध्याय में आप पढ़ेंगे दोस्त कि कोई भी किरण अगर किसी सरफेस से, जैसा कि यहाँ पर दर्पण है तो हम दर्पण लेकर चल रहे हैं, अगर दर्पण पर वह पड़ रही है तो जिस एंगल पर वह दोस्त पड़ती है, यानी कि जो आपतित आ रही है किरण, वह जिस भी एंगल से आती है उतने ही एंगल यानी उतने ही के बराबर एंगल से वह दोबारा क्या होती है? परावर्तित होती है। क्या हो जाती है दोस्त? परावर्तित हो जाती है। ये एक नियम है। दूसरा नियम, दो नियम का जरूरत है दोस्त। दूसरा नियम यह है कि जो आप यह पॉइंट दे रहे हैं, देख रहे हैं, जहां से कोई भी किरण जहां पर आ रही है और जहां से परावर्तित हो रही है, यह एक ही बिंदु पर होते हैं और इस बिंदु पर एक अभिलंब होता है। क्या होता है दोस्त? अभिलंब।
क्या होता है? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब एक रेखा होती है जहां से अगर आप ये जो किरण आ रही है और ये अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ आई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? एंगल ऑफ आई या इंसिडेंट एंगल। उसी प्रकार इस अभिलंब से और जो किरण वापस परावर्तित हो रही है उसके बीच का जो एंगल होता है उसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी परावर्तन के कोण। और ये जो आई और आर होते हैं दोस्त, यह क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह आई और आर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो समझेंगे, अगर आई और आर बराबर है तो क्या हम यहां पर सिर्फ आई आई आर आर लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि एक दूसरे के क्या है? बराबर है। अब ध्यान समझिएगा, यही नियम यहां पर भी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर भी एक किरण आ रही है और दूसरी किरण क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है, तो यहां पर भी एक अभिलंब होगा। तो अभिलंब बनाइए, अभिलंब इस प्रकार। और यह, अब देखिए, यह किरण क्या हो रही है? यह आ रही है। जो ये BC लाइन है, ये BC जो किरण है, B और C आ रही है, तो यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहां से क्या हो रहा है? CD किरण रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्त हो रही है, तो ये एंगल ऑफ R। और जबकि एंगल I और एंगल R क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ध्यान समझिएगा, जरूरी नहीं है कि यह एंगल और यह एंगल सब बराबर ही हो, नहीं। इसका हम I1 ले लेते हैं, यह R1 ले लेते हैं, और यह I2 ले लेते हैं, और यह R2 ले लेते हैं। यानी कि हमने क्या देखा कि I1 इक्वल टू R1 है, उसी प्रकार I2 इक्वल टू R2 है। ये चीज हमने अभी तक ले समझा फिजिक्स के अकॉर्डिंग, और यह लगेगा इसमें दोस्त, तभी यह आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब एक बात और समझिएगा, जिस पॉइंट पर यह आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब होता है, और यह पॉइंट जिस सरफेस पर होता है, उस सरफेस पर दोस्त जो अभिलंब होता है 90 डिग्री का निर्माण करता है। कितना? 90 डिग्री का। यानी कि यह कितना एंगल होगा? अगर यह देखने जाएंगे तो 90 डिग्री, और इसी प्रकार यह देखने जाएंगे तो कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। अब समझिएगा दोस्त, हमें क्या करना है? हमें यह सिद्ध करना है, हमें क्या करना है? अब हमारा जो फिजिक्स का नियम था बस इतना ही, यही नियम लगेगा। अब आइए हम अपने मैथ में चलते हैं। अब समझिएगा, हमें सिद्ध करना है कि जो यह AB लाइन है और यह जो CD लाइन है, यह एक दूसरे के पैरेलल हैं। और हमने अभिगृहित आपको पढ़ाया है दोस्त, बताया है कि कोई भी दो लाइन को अगर आप समांतर सिद्ध करना चाहते हैं तो उस पर जो संगत कोण बनते हैं, अगर वो आप बराबर सिद्ध कर दे रहे हैं तो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगे। तो आइए देखिए, अगर यह दो लाइन है और यह तीसरी रेखा इसको कट कर रही है, इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए देखने में। इसको भी हम बढ़ा देते हैं। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से दोस्त, अगर यह दो लाइन अगर पैरेलल हमको सिद्ध करना है तो यह जो तीसरी रेखा है जो इसे कट कर रही है, देखिए इस प्रकार जो इस तीसरी रेखा है इसे कट कर रही है, तो अगर एंगल यह और एंगल यह, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन है, ये AB लाइन देखिए, और उसके बाद यह CD लाइन देखिए। अगर यह दो लाइन है, अगर इन दो लाइन को समांतर प्रूफ करना है और यह तीसरी रेखा इसको कट कर रही है, देखिए तीसरी रेखा कट कर रही है, यह तीसरी रेखा और यह रेखा, यह एंगल और यह तीसरी रेखा और यह दूसरा जो लाइन है यह एंगल, अगर ये दोनों एंगल को अगर हम बराबर कर देते हैं तो क्या यह लाइन और यह लाइन इक्वल यानी समांतर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह और यह एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? संगत कोण, और संगत कोण को हमको बराबर करना है। अब समझिएगा थोड़ा अब हमने आपको बोला था कि I1 है, ये R1 है, तो जाहिर सी बात है दोस्त, ध्यान समझिएगा, इसके ये पूरा ये इसके सामने यह बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण का। किसके कारण? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या यह पूरा एंगल और यह पूरा एंगल बराबर हो जाएगा? बिल्कुल। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस R1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह I1 है और यह R1 है, इस वजह से दोनों एंगल जो जुड़ेंगे तो वही तो एंगल ये बनेगा, और यह जो एंगल बनेगा वह शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा धैर्य रखिएगा, अब थोड़ा समझिएगा दोस्त, थोड़ा धैर्य रखिएगा। अब देखिएगा थोड़ा, ये अब देखिए, इसको देखिए, अब ये चीज देखिए। अब अगर हम यहीं पर दोस्त फाइनली हमारा अब क्या करना है? अगर हम इस I1
प्लस R1 को, ये एंगल और ये एंगल पूरा क्या हो जाएगा, I2 प्लस R2। ये एंगल क्या होगा, I2 प्लस R2, ये पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल क्या, I1 प्लस R1। अगर इन दोनों एंगल को अगर हम बराबर सिद्ध कर देते हैं, इन दोनों एंगल को हम बराबर सिद्ध कर देते हैं, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। आइए कोशिश करते हैं, समझिएगा। अब देखिए, यह जो लाइन है, अब जिस पर कलम पेन चला रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। यह जो लाइन है यह अभिलंब है, यह अभिलंब है, और अभिलंब सरफेस पर कितना डिग्री का निर्माण करता है, 90 डिग्री का। उसी प्रकार यही दो रेखाओं के बीच में एक दूसरा अभिलंब है जो यह भी 90 डिग्री का निर्माण करेगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समझिएगा, यह 90 डिग्री और यह 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है कि यह अभिलंब, यह जो अभिलंब है और यह अभिलंब है आपस में समांतर होंगे। क्योंकि ये दोनों सरफेस पर ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अब इस रेखा को देखिए और इस रेखा को देखिए, और यह जो जिस पर हम कलम चला रहे हैं इस रेखा को देखिए, ये और यह एक दूसरे को क्या है, समांतर है। और यह एक तीसरी रेखा है जो कट कर रही है। अब समझेंगे थोड़ा ध्यान से, जो इस रेखा पर और यह लाइन से जो यह I2 बन रहा है, यह जो I2 बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो I2 बन रहा है, क्या यह रेखा जो आ रहा है और यह रेखा जो अभिलंब है, यही तो समानांतर है। क्या यह I2 R1 के इक्वल है? क्योंकि यह दोनों समांतर हैं। क्योंकि अभिलंब है और इनके बीच में 90 डिग्री का बन रहा है, इस वजह से ये क्या है, ये समांतर है। और यह तीसरी रेखा क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यह एंगल और यह एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर। क्यों, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि एकांतर अंतःकोण के कारण। किसके कारण दोस्त, एकांतर अंतःकोण के कारण क्या I2 और R1 इक्वल हो जाएंगे, I2 और R1 इक्वल हो जाएंगे। अब समझेंगे, अब हमारा क्या इक्वल हो गया है, I2 और R1 ये इक्वल हो गए हैं। और हम I1 को क्या लिख सकते हैं, I1 को क्या लिख सकते हैं, I1 को R1, तो लिख सकते हैं I1 को जगह R1 प्लस ये R1 तो है ही, और I2 और यहाँ पर क्या I2 को R2 लिख सकते हैं, या फिर R2 को I2 लिख सकते हैं, तो हम R2 को I2 लिख देंगे, I2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह 2R1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2I2 हो जाएगा। अब देखिए, यह जो एंगल था ये फाइनली क्या निकल कर आ गया, 2R1। क्या निकल कर आ गया, 2R1। और यहाँ ये जो फाइनली एंगल था दोस्त, यह जो फाइनली एंगल था यह क्या निकल कर आ गया, 2I2। और यह दूसरे को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। क्या कर दिया, बराबर कर दिया। और जब यही बराबर हो जाएंगे और ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखिए यहाँ से दो कटाइएगा और ये क्या हो जाएगा, R1 बराबर I2। और यही तो हम यहाँ पर निकाले हैं, अंतःएकांतर कोण के कारण क्या है, I2 R1 I2 बराबर आ गया है, इसके बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि यह एंगल और यह एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यह संगत कोण का निर्माण कर रहे हैं। इस वजह से AB लाइन और CD लाइन क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। इसमें थोड़ा डायग्राम को ज़्यादा इसमें डीप देखने का ज़रूरत है दोस्त। एक बार स्लो, थोड़ा धीरे कर पीछे रिवाइंड कर वीडियो देखिएगा, एक स्टेप बताए हैं, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ये थोड़ा इसमें क्या है कि थोड़ा ज़्यादा फिजिक्स के नियम लग जा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा ये इसमें ज़्यादा ओवरलैप, ज़्यादा ऐसे ड्राइंग बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि एक बार पीछे रिवाइंड कर एक बार देख लीजिएगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं, ये हमारा एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होता है दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्त, ये हमारा रहा 6.2 प्रश्नावली। यहाँ पर संपूर्ण प्रश्नों के साथ खत्म होता है। अब आइए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। चलिए देखिए, चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलिए चलते हैं। देखिए, अब हम 6.6 आपको
प्रमेय पढ़ाए थे, बताए थे, उन चीज़ों को सिद्ध कराए थे। अब हमारा समय है प्रमेय 6.7 पढ़ने का। आइए देखते हैं क्या कह रहा है प्रमेय 6.7। प्रमेय 6.7, चलिए देखिए, कह रहा है दोस्त कि 6.7 में क्या करना है, किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये चीज़ क्या करना है, सिद्ध करना है। किसी भी ट्रायंगल यानी किसी भी त्रिभुज के कोणों का संपूर्ण जो भी कोण होते हैं उनके योग 180 डिग्री होगा। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो आइए कोशिश करते हैं। पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे इस प्रकार। अब ये मान लेते हैं यह एंगल 1 है, यह एंगल 2 है, उसी प्रकार एंगल 3। हमें सिद्ध क्या करना है दोस्त, हमें सिद्ध करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। ये चीज़ हमारा है, मतलब इससे हमें सिद्ध करना है। और ये इस प्रकार पिक्चर है। आइए कोशिश करते हैं। अब देखिएगा थोड़ा दोस्त, ये त्रिभुज के सब क्या हैं, भुजाएं हैं। इसमें हमको एक बनावट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बनावट। क्या करना पड़ेगा, बनावट। क्यों, क्योंकि हमको इस त्रिभुज को 180 सभी इसके एंगल को 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें कुछ आवश्यकता होगा, इसमें कुछ निर्माण करने का, बनावट करने का। क्या बनावट करेंगे, मान लेते हैं अगर यह ए पॉइंट है और यह बी पॉइंट है सी, तो हम क्या करेंगे दोस्त कि बी सी के समांतर बनावट कर रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा, बनावट कर रहे हैं। बी सी के समांतर एक पी क्यू रेखा खींचेंगे। आइए, ये बी सी है, इसके समानांतर ये आएगा, यहाँ पर एक पी क्यू रेखा निर्माण करते हैं इस प्रकार। ये मान लेते हैं ये पी हो गया और ये क्या हो गया, क्यू हो गया। और इस पी क्यू रेखा पर ही ये पॉइंट ए है। अब थोड़ा समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त। हमने क्या बनावट किया है, हमने बनावट किया है पी क्यू समानांतर किसके, बी सी के। क्या हम ध्यान से थोड़ा देखिएगा, मान लेते हैं ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। क्या हम लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री? ध्यान से देखिएगा, क्या एंगल 4, 1, 5 क्या हम 180 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? रैखिक युग्म कोण के कारण। किसके? रैखिक युग्म कोण के कारण लिख सकते हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक रैखिक युग्म में एक सिंपल रेखा अगर उस पर कोई भी एंगल का निर्माण हो रहा है तो उस सभी एंगलों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। आप देख सकते हैं यह सिंपल एक सरल रेखा है, यहाँ पर जितने भी कोण का निर्माण हो रहा है वो कितना होगा दोस्त? 180 डिग्री होगा, जो हमने लिखा है। अब थोड़ा समझिएगा, हमने BC के समांतर PQ रेखा बनाया है, तो अगर इसको हम थोड़ा इस प्रकार बढ़ा देते हैं और इसको थोड़ा आपको देखने के लिए, ताकि वो एंगल जो हम दिखाना चाहते हैं वो आप आसानी पूर्वक यहाँ पर देख सकें। अब थोड़ा समझिएगा, क्या एंगल 5 और एंगल 2, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा PQ और ये हमारा BC, दो समांतर रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि हमने BC के समानांतर PQ का निर्माण किया है। और एक तीसरा यह लाइन है जो दोस्त इसको कट कर रहा है, आप देख सकते हैं कट कर रहा है। क्या हमारा एंगल, यहां पर ध्यान से देखिए, एंगल 2 बराबर एंगल 4 क्या होगा? अगर दो लाइन यह समांतर हैं दोस्त, तो एंगल 2 एंगल 4 बराबर होंगे। क्यों? अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण आप लिख सकते हैं, अंत एकांतर कोण। ये सभी चीजें, अंत एकांतर कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, ये सभी चीजें हमने आपको पहले ही बताकर रखा है दोस्त। एक सेकंड रुकेंगे खाली। चलिए, एंगल 2 और एंगल 4 किसके कारण बराबर होंगे? अंत एकांतर कोण के कारण। अब उसी प्रकार देखिए एंगल 3 यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह दो लाइन है, यह तीसरी रेखा कट कर रही है। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। ये इस प्रकार है, रेखा कट कर रही है, ये और यह रेखा क्या है? समांतर है। यह रेखा इसको कट कर रही है। तो क्या यह एंगल और यह एंगल, एंगल 3 इक्वल टू
एंगल 5। क्यों? अंतः एकांतर कोण के कारण। किसके कारण? अंतः एकांतर कोण के कारण बराबर होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम क्या लिखे थे? एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5, 180 डिग्री। क्यों? रैखिक कोण का। अब क्या हम एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तो एंगल 2 लिख दिए। एंगल 1 है तो एंगल 1 ही लिखेंगे। उसी प्रकार एंगल 5 है और एंगल 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 3। एंगल 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार एंगल 5 की जगह एंगल 3। और यह किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। किसके बराबर है? 180 डिग्री के। और यही चीज़ हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। एंगल 3, एंगल 2, एंगल 3, 1 2 3, 1 2 3, 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। इस प्रकार हमने आपको 6.7 पर में बताया दोस्त कि किस प्रकार एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। चलिए आगे चलते हैं। आइए एक और प्रमेय है, इसे पढ़ते हैं। चलिए प्रमेय 6.8 देखिएगा क्या कह रहा है। अभी आपने 6.7 देखा, अब पढ़ने जा रहे हैं 6.8 प्रमेय। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख यानी विपरीत कोणों इंटीरियर अपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है। आइए बता समझेगा क्या कह रहा है। 6.8 प्रमेय में कह रहा है दोस्त कि सिंपल आप पहले एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए। हम निर्माण कर लिए। अब बोल रहा है कि आप इसका नामकरण कर लीजिए ए, बी और सी। और इस त्रिभुज का कोई भी एक भुजा आप बढ़ाइए। मान लेते हैं हम यही चीज, ये भुजा क्या करते हैं? बढ़ाते हैं इस प्रकार, और इसका नाम दे देते हैं डी। और बोल रहा है कि इससे जब आप इस त्रिभुज का कोई एक साइड या कोई एक भुजा बढ़ा रहे हैं तो इसका जो बहिष्कोण बन रहा है, अब बहिष्कोण क्या होता है? ये होता है बहिष्कोण। ये क्या होता है दोस्त? बहिष्कोण। समझेंगे? थोड़ा ध्यान रखने के लिए एक थोड़ा सा समझेंगे थोड़ा। बहिष्कोण क्या होता है कि कोई भी जब त्रिभुज का आप एक साइड बढ़ाएंगे तो उसके बाहर का एंगल जो है, ध्यान में रखिएगा, बहिष मतलब बाहर, बाहर का जो कोण है, जो एंगल है, उसी का नाम है दोस्त बहिष्कोण। क्या नाम है? बहिष्कोण। अब समझेंगे दोस्त, हमने कोई भी साइड बढ़ाया, इसमें से हमने एक यह साइड बढ़ाया है, तो ये जो साइड बढ़ाया है, अब आप थोड़ा देखिए, अपने सोचिए, क्या यह बाहर का एंगल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज का तो अंदर का कोण हो जाएगा। ये जो एंगल आएगा यह त्रिभुज के अंदर का कोण हो जाएगा। अब ये बढ़ाने के पश्चात इस पर, ये बढ़ाने के पश्चात इस पर कौन सा एंगल? दो ही एंगल दिख रहे हैं, एक यह हो सकता है या फिर यह हो सकता है। यह बहिष्कोण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहिष का मतलब ही होता है बाहर, और जब बहिष का मतलब बाहर होता है तो यह जाहिर सी बात है कि यह त्रिभुज के अंदर है। अब बचा क्या? अब बचा यही, तो क्या हो जाएगा? यह बहिष्कोण। क्या हो जाएगा? बहिष्कोण। अब समझिएगा थोड़ा। अब इसमें यह कह रहा है दोस्त कि आपको सिद्ध करना है। क्या करना है दोस्त? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध यह करना है दोस्त कि जो बहिष्कोण होता है वो त्रिभुज के जिस भी एंगल्स पर वो बहिष्कोण बन रहा है, जिस भी साइड पर बढ़ाने के पश्चात जिस भी साइड पर वह कोण बन रहा है, तो उसके विपरीत साइड में जो एंगल बनते हैं, जो दो एंगल बचेंगे, उनके योग के बराबर यह बहिष्कोण होता है। यानी कि आपको सिद्ध करना है कि बहिष्कोण जो होगा दोस्त, बहिष्कोण होगा, अगर हम नामकरण देते हैं, अगर इसे हम एक बोल लेते हैं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, और इसे एंगल हम 4, तो यानी जो बहिष्कोण होगा वह त्रिभुज के अभिमुख
त्रिभुज के अभिमुख कोणों के योग के बराबर। क्या होगा? बराबर। यानी कि बहिष्कोण क्या हो जाएगा? एंगल 4। एंगल 4। अब समझेंगे त्रिभुज के अभिमुख कोण, यानी अब समझेगा कि अब हम कैसे समझेंगे कि कौन सा एंगल लेंगे। जो बहिष्कोण है दोस्त, उसके साथ जो कोण लगा है उसको छोड़ देंगे। त्रिभुज के कोई भी साइड को आप बढ़ा रहे हैं तो जो बहिष्कोण का निर्माण हो रहा है दोस्त, तो उसके साथ जो एंगल लगा है उसे छोड़ देंगे, बाकी जो भी एंगल बचेगा उसका सम कर लेंगे। आप समझेंगे त्रिभुज में इसके साथ कौन सा एंगल लगा हुआ है, ये बहिष्कोण है, अगर हम मानते हैं कि यह बहिष्कोण है और इसके साथ कौन सा एंगल लगा हुआ है 3, इसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। इसे क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। बाकी क्या बच गया? एंगल 1 और एंगल 2। तो क्या लिख देंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2। यही चीज हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? एंगल 4 बराबर एंगल 1 और 2। कैसे याद रखना है? हमें इस प्रकार याद रखना है कि कोई भी जो बहिष्कोण होता है किसी भी त्रिभुज में दोस्त, अगर आप बहिष्कोण उसका ले रहे हैं तो उस बहिष्कोण के साथ जो त्रिभुज का कोण लगा हुआ है उसे छोड़ देंगे। उसे क्या कर देंगे? उसे बहिष्कार कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। ऐसा समझिए कि इस एंगल के साथ जो इस कोण लगा हुआ है त्रिभुज का, उसका बहिष्कार कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। बाकी जो एंगल बचेगा, कौन सा बचेगा? 1 और 2, उसके सम के बराबर यह बहिष्कोण होगा। आइए इसी चीज को प्रूफ करते हैं, समझेंगे। अभी हमने आपको प्रमेय में साबित किया, क्या साबित किया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये चीज हमने आपको बताया। अब यहां पर एक और ये बात समझिए दोस्त, समझिएगा। क्या एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं? एंगल 3 और एंगल 4 180 लिख सकते हैं। क्यों? रैखिक युग्म कोण के कारण। किसके कारण? रैखिक युग्म कोण के कारण लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब देखिएगा, एंगल 4 और एंगल 3 कितना लिख सकते हैं? 180 डिग्री रैखिक युग्म कोण के कारण। क्या हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? त्रिभुज के योग गुण धर्म के कारण। किसके कारण? त्रिभुज के योग गुण धर्म के कारण 1 2 3 जो हमने अभी अभी आपको प्रूफ किया है दोस्त, क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या हो जाएगा दोस्त? 180 डिग्री। अब थोड़ा यहां पर देखिए, 180 180, अब ये दो इक्वेशन बन सकते हैं, तो दोनों इक्वेशन का क्या कर देंगे? तुलना। क्यों? क्योंकि 180 के बराबर ये भी है और 180 के बराबर ये भी है, तो हम कर सकते हैं। यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और एंगल 3 इधर है, एंगल 3 इधर है, कट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए एंगल 4 बराबर क्या आ गया? एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यही चीज़ हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये क्या हो गया? इस प्रकार। एक सेकंड दोस्त, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4, 3 3 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्या बच जाएगा? यहाँ पर लिख देते हैं आगे, एंगल 4 इधर बचेगा, यहाँ पर एंगल 4 बचेगा और इधर एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यही चीज़ हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। यह चीज़ हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इस प्रकार आप 6.8 प्रमेय को समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं, आगे देखते हैं। आइए कोशिश करते हैं, कुछ उदाहरण हैं उन्हें लगाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो वहाँ पर प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करेंगे। आप घर पर पहले 6.3 प्रश्नावली को सॉल्व कर लीजिएगा, उसके पश्चात आप मिला लीजिएगा कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ समस्याएं हैं, उस समय जब हम सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट सेशन में। आइए उससे पहले चलते हैं, 2 उदाहरण हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए उदाहरण 7 पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। चलिए उदाहरण 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्त, एक आकृति दिया हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हैं इस प्रकार। बोल रहा आकृति 6.37 दिया हुआ है, यदि QT यानी ये QT परपेंडिकुलर है PR के परपेंडिकुलर है, तो TQR कितना है? 40 डिग्री है। और एंगल SPR, S कहाँ है? ये रहा S,
पी आर, यानी ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। आपको एक्स और वाई का वैल्यू मान क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए बनाते हैं पहले चित्र इस प्रकार। ये आपका 40 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है इस प्रकार 30 डिग्री, और ये आपका एक्स है और ये 90 डिग्री यहाँ पर। चलिए एस आर पी टी क्यूब, आइए देखते हैं। देखिए हमको x और y निकालना है, तो सिंपल है, निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना है, अब ये ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल को, इसमें 40 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 40 और 90 कितना, किसी भी ट्रायंगल का योग कितना होता है 180। तो यहाँ इस ट्रायंगल में सिर्फ ये जो ओवरलैप बनाए हैं 40 प्लस 90 कितना हो जाएगा 130 डिग्री, और 180 में से क्या कर लेंगे 130 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 50 डिग्री, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। उसी प्रकार इसमें देखिएगा, इसमें देखिए इस ट्रायंगल को देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर यह एंगल y है, कितना है y है, यही चीज़ हमको क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ पर x कितना हो जाएगा 50। अब ये पूरा ट्रायंगल देखेंगे, इसमें हमने क्या निकाला x बराबर कितना आया है 50 आया है। और ये ट्रायंगल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल ये कितना है 50, ये कितना है 30, कितना हो जाएगा 80। और यह जो ट्रायंगल बन रहा है पी एस और आर, इस ट्रायंगल तीनों कोण कितना होगा 180, इसमें दो कोण कितना है 80, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा y 80। या फिर आप यह ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल देखिए, यह कोण क्या है बहिष्कोण, यह कोण क्या है बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण क्या हो जाएगा, इसका जो साथ वाला है इसको छोड़कर इसके साथ जो बचे हैं उनको जोड़ दीजिएगा, उसके बराबर हो जाएगा। तो 30 और 50 80, इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए, एक लास्ट है उदाहरण, इसे समझते हैं, उसके बाद सेशन को ऑफ करते हैं। देखिए क्या रहा कि आकृति 6.8 आप देख सकते हैं दिया हुआ है 6.38 में ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC ABC दिया हुआ है कि भुजाओं AB AC को क्रमशः E और D तक क्या कर गया है, बढ़ाया गया है। तो CBE CB और E यह एंगल जो है CBE यह जो एंगल है, और BCD एंगल ये BCD यानी ये वाला एंगल क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजित कर रहे हैं BO और CO जो O पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल BOC, एंगल B, ये एंगल BOC जो है वो 90 डिग्री से माइनस किया गया है किस एंगल के, BAC यानी x/2 के। अब आइए चलिए चलते हैं, इसे चित्र बनाते हैं, उसे समझते हैं। सिद्ध क्या करना है दोस्त, हमें लिख लेते हैं। सिद्ध करना हम एंगल BOC बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल BAC/2। चलिए आइए समझिएगा। बोल रहा है दोस्त कि आपको इस प्रकार चित्र दिया गया है, इसका एंगल XYZ आपको देख सकते हैं, और यह समद्विभाजक है। किसका समद्विभाजक है, जो एंगल यह पूरा है यह जो है समद्विभाजक है, तो यह बराबर इसके हो जाएगा, और यह पूरा एंगल है ये भी इसका समद्विभाजक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा।
BOC BO यानी यह जो एंगल है, यह चीज़ प्रूफ करना है कि 90 डिग्री में से इसका आधा घटाएंगे तो इसके बराबर होगा। आइए कोशिश करते हैं, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर यह जो एंगल है, यह पूरा जो एंगल है 180 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए देखिएगा, अगर आप यह एंगल जो देख रहे हैं और यह एंगल जो देख रहे हैं दोस्त, क्या इस ट्रायंगल का बहिष्कोण है? बिल्कुल है। इस ट्रायंगल का क्या है, यह पूरा क्या है बहिष्कोण है। अगर आप इस ट्रायंगल का बहिष्कोण देख सकते हैं तो क्या हम एंगल, ध्यान से देखिएगा, क्या हम एंगल CBE को एंगल x प्लस जेड लिख सकते हैं? CBE को, यह पूरा जो एंगल है, इसको हम ये एंगल छोड़ देंगे और x और z के सम के बराबर लिख सकते हैं। उसी प्रकार एंगल BCD को हम क्या लिख सकते हैं? यह देखिए, ये बढ़ा हुआ है लाइन और इसका बहिष्कोण, और इसके साथ यह एंगल छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे x प्लस वाई, एंगल x प्लस एंगल y। क्या हो जाएगा दोस्त? ये इसके बराबर हो जाएगा। किसके कारण? बहिष्कोण के कारण। किसके कारण? बहिष्कोण के कारण। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे यह पूरा एंगल और यह पूरा एंगल, अगर हम इसका आधा करते हैं, थोड़ा समझेंगे ध्यान से, अगर तो इधर भी क्या करना पड़ेगा आधा, इधर भी करेंगे आधा और आधा। क्यों कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। अगर इसका हम आधा करेंगे CBE, एक सेकंड पहले इसका हम कर दिखाते हैं, उसके बाद दूसरे वाला का कर दिखाएंगे, समझिएगा। CBE का आधा करेंगे तो यह वाला एंगल प्राप्त होगा। ध्यान समझिएगा, CBE अगर इसका आधा करेंगे तो यह वाला एंगल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यह समद्विभाजक है और यह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जाहिर सी बात है, यह वाला एंगल हमको इस वाले एंगल से काम है, हम ले भी सकते हैं, लेकिन हमको इस वाले एंगल से काम है, तो हम यह एंगल लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि क्या ये जो एंगल है हमारा, मान लेते हैं यह एंगल, इसको हम नाम देते हैं 1 नाम देते हैं। तो एंगल CBE का हाफ करेंगे तो एंगल 1 प्राप्त होगा, और ये सब का क्या हो जाएगा एंगल x/2 और एंगल z/2। उसी प्रकार जो हमने यहाँ पर लिखा था BCD, इसका आधा करेंगे तो ये हम एंगल प्राप्त होगा, तो इस एंगल को हम लिख लेते हैं एंगल 2। तो एंगल 2 हमको मिलेगा, और यह एंगल जो 2 मिलेगा, और ये जो बहिष्कोण था इसका क्या हो जाएगा एंगल x/2 प्लस एंगल y/2। ये चीज़ हो जाएगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार। अब समझिएगा, एंगल 1 और एंगल 2 और ये BOC, एंगल 1 और एंगल 2 BOC किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। तो आप लिख सकते हैं क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल BOC 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 डिग्री। आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अब एंगल 1 और एंगल 2 कितना है वो लिखिए। एंगल 1 कितना है, एंगल x/2। एंगल 1 कितना है, एंगल 1 x/2 प्लस एंगल z/2, और एंगल 2 कितना है, लिखेंगे एंगल x/2 प्लस एंगल y/2 प्लस एंगल BOC बराबर किसके 180 डिग्री के बराबर। किसके हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। यहाँ पर छोटा पड़ रहा है, रुकिए थोड़ा, इससे हम यहाँ मिटाते हैं दोस्त इसको। इस प्रकार क्या हुआ था हमारा, एंगल x/2 प्लस एंगल z/2, और इधर एंगल x/2 प्लस एंगल y/2 और प्लस एंगल BOC बराबर कितना था 180 डिग्री। ये चीज़ था, हमने यहाँ तक पहुँचे थे। चलिए देखिएगा, अब ये x/2 एंगल x हो जाएगा। अब ये देखिए एंगल z/2
प्लस एंगल y बटा 2 और एंगल BOC बराबर कितना है 180 डिग्री। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब समझेंगे थोड़ा, यह x बटा 2, इसको x लिखते हैं, एंगल x लिखते हैं, जो x हो गया है x बटा 2 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, एंगल x हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, z और y का हाफ है। अगर हम इसको हाफ नहीं लिखते हैं तो z और y, तो क्या हम z और y एंगल को 180 डिग्री माइनस x लिख सकते हैं? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम अभी 2 हटा दिए हैं, यहाँ से 2 हटा दिए हैं, 2 लिखेंगे। अभी ध्यान देखिएगा, z एंगल z जो है और एंगल y है, एंगल z और y, क्या हम एंगल z प्लस एंगल y को लिखने के लिए 180 माइनस एंगल x लिख सकते हैं? तो 180 माइनस एंगल x। अब क्या करेंगे, दोनों पर 2 बैठा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया था, 2 एलसीएम ले लिए थे। क्या ले लिए थे, 2 एलसीएम ले लिए थे, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और प्लस क्या बचेगा, एंगल BOC क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्त, अब समझिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको अपना घटाएंगे, तो ये एंगल x प्लस इसको करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एंगल x बटा 2। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ पर आगे लिखते हैं, इसको यहाँ पर आगे लिखते हैं। देखिएगा, इसी चीज़ को यहाँ पर आगे लिखते हैं। एंगल x है, एंगल x, ये यहाँ पर करेंगे, इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को इसके और इससे, यहाँ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस x बटा 2 एंगल BOC, और किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है। किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। यहाँ पर प्लस है दोस्त, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा। यह आप यहाँ यहीं पर समझ लीजिए, ये x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 180 बटा 90, 180 बटा, तो ये 90 हो जाएगा, और x बटा 2 और BOC कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको पुनः लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 90 डिग्री और इसको इधर ले जाएंगे, इसको माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। ये 90 डिग्री खत्म हो जाएगा। और ये x में से x बटा 2 घटाएंगे, x में से x बटा 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x बटा 2। अब देखिए आपको क्या मिल गया, एंगल BOC बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल x बटा 2। क्या हो जाएगा, यही चीज़ हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, और हमने ये क्या क्या प्रूफ कर लिया। थोड़ा प्रोसेस लंबा था दोस्त, बोर्ड भी कम पड़ रहा था, इस वजह से थोड़ा इरेज कर समझाए हैं। एक बार वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको आराम से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, चलते हैं यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं। जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो अपना 6.3 प्रश्नावली कर आएंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर 6.3 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।